तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्टडी रिल्सिंग। आज हम लोग पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिस पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न में क्या क्या पॉलिटिक्स होती हैं, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस को पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं और ये इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप जो मैं एक लिखता हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप उसको एक नोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा NCERT बेस्ड मैं नोट्स बना के इधर पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए इसी अच्छी बात पे स्टार्ट करते हैं अपना जो न्यू टॉपिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने टॉपिक पे, जो है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये सोशल है, सोशल नहीं है। ठीक है, सोशल है। सोशल डिवीज़न इन पॉलिटिक्स लीड टू वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। अगर सोशल डिवीज़न जो है वो पॉलिटिक्स में अगर सोशल डिवीज़न जो है पॉलिटिक्स में अगर घुसता है तो वो क्या लीड करता है, वो वायलेंस क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अगर भाई मतलब कोई लो लीडर हैं, उनके यहाँ सोशल डिवीज़न अगर क्रिएट हो जाता है, वो दूसरा लीडर है, वो दूसरी मतलब पावरफुल वो भी है, और जो दूसरा है वो भी पावरफुल है। अगर उनमें सोशल डिवीज़न होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वायलेंस क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस पर जो रेंज ऑफ आउटकम्स है, मतलब क्या इम्पैक्ट होता है अगर जो पॉलिटिक्स में अगर सोशल डिवीज़न हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब एक तरह से रेंज ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं इसके। चलिए इसका एक एग्जांपल, हम इसके दो एग्जांपल लेंगे, पहला नॉर्दर्न आइसलैंड का और एक यूगोस्लाविया का। तो पहला एग्जांपल हम लोग चलिए देखते हैं। इस पर जो नॉर्दर्न आइलैंड है, पहले मैं इसकी आपको जो बता देता हूँ मैप पे। तो एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये मैंने जो बनाया है, जो नॉर्दर्न आइसलैंड है, किसको बोलते हैं, जब पूरा UK पे है, जो इतना पूरा ये ब्रिटेन है, और ये जो इतना जो शेडेड पार्ट मैंने किया है, ये है यहाँ पर जो नदर आइलैंड है वो ये है, और नीचे जो है वो रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है, ऊपर ये नदर आइलैंड है, ब्रिटेन के बिल्कुल पास में ही है, और ये पूरा UK पे आता है। ठीक है, जो ब्रिटेन और ये सब है पूरा UK पे आता है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे। तो इस पे जो एथनिक्स हैं, ग्रुप है, यहाँ पर 2 एथनिक ग्रुप है, एक प्रोटेस्टेंट है और एक है रोमन कैथोलिक्स। तो जो प्रोटेस्टेंट की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर 53% है, मतलब जो नदर आइलैंड है वहाँ पर जो मेजॉरिटी है प्रोटेस्टेंट की है, और जो माइनॉरिटी मतलब 44% है रोमन कैथोलिक्स है। तो यहाँ पर जो यूनिस्ट है वो ये बेसिकली चाहते हैं कि जो आइसलैंड है वो UK के साथ ही जुड़ा रहे। मतलब ये जो रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है ये UK के साथ नहीं आता, सिर्फ ये इतना आता है, ये मैं पूरा बोला, ये सिर्फ इतना। ठीक है, ये इतना आता है। तो ये जो प्रोटेस्टेंट है ये किसके साथ सपोर्ट कर रहा है, यूनिस्ट के साथ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है हम लोग UK के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, और हम लोग जो रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड की तरफ नहीं जाना चाहते। और जो इसी दूसरी तरफ जो 44% जो रोमन कैथोलिस्ट हैं, तो जो नेशनल पार्टी है रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड की, वो चाहती है कि जो हमारे आधे रोमन कैथोलिस्ट हैं वो हम ये जो नदर आइसलैंड है ये हमारी कंट्री पे आ जाए, ये रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड ये दूसरी कंट्री है, ये हमारे साथ आ जाए। तो इसको सपोर्ट जो कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल पार्टीज़। जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं जो नदर आइलैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड में पूरा साथ आके मिल जाए। तो ऐसा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ये 53% ये है और 44% ये है, तो ये भी जो मतलब कि जब मेजॉरिटी भाई, तो ये भी शांत बैठने नहीं वाले हैं, और इनके पास भी तो उससे रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड से पावर थोड़ा मिल जा रही, सपोर्ट मिल जा रहा है। तो इन दोनों के बीच फाइट हुई। ठीक है, प्रोटेस्टेंट के साथ और रोमन, इन दोनों की एक दूसरे से फाइट हुई, तो काफ़ी उधर पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, काफ़ी जाने गई। तो इससे बेसिकली ये पता चलता है कि जैसे पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स तो साफ साफ आपको पता चलेगी। जैसे यूनियनिस्ट मतलब जो स्टेट बाय ये है, इसका एक पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पर जो
इसका सपोर्ट कर रहे थे, और जो यहाँ के जो नेशनल पार्टीज थी इसका सपोर्ट थे, रोमन कैथलिक्स का कर रही थी। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिक्स का ही सोशल डिवीज़न कर रहे थे, तो जिसकी वजह से फाइट ऑकर हुई और ये सब डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। ठीक है, और इसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं जो है यूगोस्लाविया का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड एग्जांपल हम लोग यूगोस्लाविया का लेने वाले हैं, ये बेसिकली यूगोस्लाविया जो एक कंट्री थी, मैंने यहाँ पर थी क्यों कहा, क्योंकि ये अब नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंपटीशन थे, यहाँ पर भी एक एथनिक ग्रुप्स थे, मतलब डिफरेंट कल्चर वाले ग्रुप्स जो थे, उनकी वजह से यहाँ पर जो डिफरेंट लीडर्स है वो अपनी अपनी डिमांड रेस करते गए। कोई अपनी डिमांड अलग रेस करता, कोई दूसरी डिमांड अलग रेस करता, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन टोक ओवर होने लगा, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया यूगोस्लाविया का 6 इंडिपेंडेंट स्टेट में। यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल सोशल डिवीज़न की वजह से ही तो हुआ, मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने अपनी अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने वो की हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया को 6 इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। ओके, अब हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग करने वाले हैं 3 डिटर्मिनेंट्स। ये 3 डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है? तो ये बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली जो 3 डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि वो 3 क्या फैक्टर हैं जिससे जो सोशल डिवीज़न पता किया जा सकता है कि सोशल डिवीज़न यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो चलिए उनको 1 बाय 1 हम लोग रीड करते हैं। हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। तो ये जो पहला फैक्टर है बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो पीपल है वो क्या सोच के एक दूसरे की आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। ये बेसिकली देखी जाती है सिंगुलर या फिर मल्टीपल। ये सिंगुलर मल्टीपल का मैं आपको पहले मतलब बता दूं। सिंगुलर मतलब जैसे आप हो, ठीक है, मतलब आप एक हिंदू हो और एक कोई पंजाबी है या फिर कोई मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम मान लो, तो वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अगर आप आपकी सिंगुलर तरफ से देखते हैं, मतलब सिर्फ अपने को देखते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान है, मैं उससे बोलूँगा नहीं ये सब वो सब जो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की पूरी टेंशन्स रखता है। अगर आप उसी तरह इसको मल्टीपल में देखते हैं कि हाँ कि वो मुसलमान है मैं हिंदू हूँ तो क्या हो गया, हम दोनों भाई भाई हैं तो इंसान, ऐसा करके, तो जो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ पर जो मतलब पीपल बेसिकली सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई दूसरी तरीके से सोचता है तो वो 2 तरीके से सोच सकता है, या फिर वो सिंगुलर सोचेगा या फिर मल्टीपल सोचेगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था। जैसे मैं आपको नॉर्दर्न आइलैंड और बेल्जियम का एग्जांपल बता नॉर्दर्न आइलैंड का, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो नॉर्दर्न आइलैंड था वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट थे और रोमन थे, तो वहाँ पर वो लोग एक दूसरे को सिंगुलर तरीके से देख रहे थे। मतलब खुद की, मतलब जो प्रोटेस्टेंट थे वो खुद को देख रहे थे कि हाँ हम लोग इससे यूके से मिले रहेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। जो रोमन थे वो सोच रहे थे कि हम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड की कंट्री में चले जाएंगे तो हम लोग की वहाँ पर जाने के मतलब कैथोलिक्स रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग को सही रहेगा। बस उसी तरह अगर हम लोग बेल्जियम को देखते हैं, ये पावर शेयरिंग के चैप्टर में आपको जैसे कि आपने पढ़ा होगा पावर शेयरिंग के चैप्टर में, तो बेल्जियम में जो था, जो ब्रुसेल्स में, जैसे कि बेल्जियम में था उधर पर वो लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मेजोरिटी ज़्यादा थी, बट ब्रुसेल्स में मेजोरिटी कम थी। लेकिन उन लोग ने खुद को सिंगुलर देखने की बजाय मल्टीपल देखा, तो वो मोर यूनाइट की उधर पर सिचुएशन उन लोगों ने फॉर्म की। ठीक है, इसी का हम लोग जैसे सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं जिस पे कह रहा है, जो सेकेंड फैक्टर है वो कह रहा है डिपेंड अपॉन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड। ये डिपेंड करता है जो पॉलिटिकल लीडर वो कैसी डिमांड रेज करते हैं अपनी। तो बेसिकली जो डिमांड होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर आनी चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से मेरा क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसको फुलफिल कर पाए। जैसे कि आपने अगर कहा कि इधर पर हम लोग के यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अगर स्कूल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। अगर आप यही कर दो कि मुझे कम से कम
22 गन्स चाहिए, ये चाहिए। ये कोई रीज़नेबल डिमांड नहीं है। मतलब आप एक कॉमन मैन हो, आप एक इतने सारा असला बारूद मांग रहे हो वो भी गवर्नमेंट से, तो ये कोई रीज़नेबल डिमांड नहीं है। इसमें बेसिकली ये भी होता है जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो कैसे अपनी डिमांड रेस करते हैं। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जो डिमांड थी ओनली सिन्हाला नॉट तमिल। तो जो आप श्रीलंका वाला एग्जांपल ले सकते हैं, जो वहाँ पर सिन्हालास थे तो वहाँ पर मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सिन्हालीस को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया था, तमिल को बिल्कुल अलोन कर दिया था। उनके सारे जो फरमाइशें थी उनको रिजेक्ट कर दिया था तमिल की, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो गवर्नमेंट है वहाँ ने सिर्फ सिन्हाला की सुनी। मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपनी जो डिमांड रेस की थी वो बिल्कुल सही नहीं थी कि तमिल को बिल्कुल अलोन छोड़ दो, उनको कोई मतलब पॉलिटिकल राइट सारे उनसे छीन लो। तो ये कोई रीजनेबल डिमांड नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ये डिमांड नहीं आती है। और जो उसका थर्ड फैक्टर है वो बेसिकली क्या कहता है, वो ये कहता है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ डिफरेंस ग्रुप, कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी जो डिफरेंट ग्रुप डिमांड अपनी रेस करेंगे। तो गवर्नमेंट शुड एकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड इफ माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, वो इफ माइनॉरिटी नहीं, ठीक है। तो मतलब जो गवर्नमेंट है अगर वो रीजनेबल डिमांड करते हैं तो उन लोग जो गवर्नमेंट है उसको मतलब बिल्कुल अच्छे से मतलब लड़ाई वाला ये सब करके वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेस नहीं करना चाहिए। अगर वो फुलफ़िल कर सकते हैं डिमांड तो उसको आराम से फुलफ़िल करना चाहिए। अगर वो मतलब कि आपने ऐसी डिमांड मान ली कि हमको इंडिया से अलग कर लो, हमारी कंट्री से अलग कर लो, ये कोई रीज़नेबल डिमांड नहीं है। तो जो यहाँ पर जो फोर्स और रजिस्टेंस आपको मतलब पुलिस लाठी चार्ज ये सब करना, ये लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि अगर आप ये रीजनेबल एकोमोडेशन से नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पर आप पुलिस फोर्स का यूज़ बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जैसे आप श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल ले सकते हैं कि श्रीलंका में वहाँ पर यूनाइट हो गया था, नहीं बेल्जियम में वहाँ पर यूनाइट हो गया था, और जो श्रीलंका थी वहाँ पर उतना यूनाइट नहीं हो पाया था, डिवीज़न ऑकर हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आज हम लोग जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है वो चैप्टर आज फिनिश कर चुके हैं। तो हम लोग जब अगली बार अपना नया वीडियो बनाएंगे तो उस पर एक नए चैप्टर के साथ न्यू टॉपिक्स के साथ अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू।